Okay. Chalo, good morning. Good evening, all of you. So, last lecture में हमने already specific heat का concept सीखा था. लेकिन हमने देखा था कि what is the specific heat and how it is defined. So, specific heat is actually defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius. ठीक है, तो मतलब 1 किलोग्राम का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, राइट? और व्हाट इज द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट? कैन यू टेल? What is the need of the concept of specific heat? What we achieve by using the concept of specific heat? Just put it in the chat box or just unmute yourself and you can speak. Why the concept of specific heat is introduced here in physics? जरूरत ही क्या है उस कंसेप्ट का? Yes, anybody? Why the concept of specific heat is needed? Okay, see here. I hope you can see the screen. Yes. Okay, so this is what we have seen last time. We have seen already that the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 degree Celsius is actually called as the specific heat, right? Okay. Yes, see here. If you try to understand what is exactly the need of the concept of specific heat, we can just take an example. एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करो. देखो, अगर मान लो हमारे पास एक 4 किलोग्राम का एक सब्सटेंस है, ठीक है, दिस इज द सब्सटेंस ऑफ 4 किलोग्राम. ओके, and suppose that its temperature has to be increased by from suppose 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. Okay, देखो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना है? यस, 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, yes, Atharva is saying that the specific heat helps in determining the amount of energy required to raise the temperature of a material by some increasing temperature, some temperature matlab delta T, for example. Yes, very good, Atharva, you are correct. That is what I expect from your side. See, the concept of specific heat gives us an idea about how much heat will be required to raise the temperature of some substance through some degree Celsius, whatever we want. मतलब जितना कोई भी एक सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, ये हम उसको हीट देने से पहले हमको पता हो सकता है. ठीक है, बिफोर गिविंग द हीट we can just estimate the amount of heat that will required to raise its temperature through so and so. So for example here, suppose that this we required suppose that the specific heat of this substance
suppose that it is made up of copper, and the specific heat of copper is given to be मान लो 20 जूल पर डिग्री पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ठीक है, कॉपर का। जिसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जरूर इतना हीट लगेगा, ठीक है। उसको हम एस से डिनोट करेंगे। सो एस इज गिवन टू बी 20 जूल पर किलोग्राम एंड पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसका मतलब यही हुआ कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 20 जूल इतना हीट लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखो, ये जो सब्सटेंस है वो 4 किलोग्राम है, तो इसका मतलब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड एवरी पार्ट विल बी ऑफ 1 किलोग्राम ईच, राइट। सो ये एक किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो अभी 1 किलोग्राम को अगर 20 जूल हीट लगता है, तो ये 4 किलोग्राम को कितना हीट लगेगा? जरूर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 20 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल, नो डाउट। सो बट दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ओनली। पर डिग्री सेल्सियस है ना वो, तो पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतना हीट लगेगा। लेकिन हमको तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब हमको 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उसी वजह से हमको इस 5 डिग्री सेल्सियस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस उसको इतना हीट लगता है, दिया हुआ है। तो इसलिए इसको अगर हमने 5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दिया, यस, वेरी गुड कशिश, so it will be actually 400 joules of heat required in this way. So that means 400 joule, this will be the amount of heat, total amount of heat required to raise its temperature through 5 degrees Celsius, and its mass is given to be 4 kilogram like this. If suppose we consider another substance of copper, suppose एक दूसरा कॉपर का ही बना हुआ एक सब्सटेंस है जिसका मास ही सपोज 150 किलोग्राम है, सोचो ठीक से, और उसका टेम्परेचर अगर हमको सपोज 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितना हीट लगेगा? तो उसके लिए हमको सबसे पहले कॉपर का जो यस 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 सम्यक, सम्यक, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो 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 सर। ओके ओके, आपका माइक चालू है इसलिए मैंने पूछा। ओके, सो 150 किलोग्राम का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, तो वो निकालने के लिए हमको चाहिए इस कॉपर का स्पेसिफिक हीट, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो कभी बदलता नहीं है, किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कॉपर का दिया हुआ है, तो कॉपर का बना हुआ कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो उसका स्पेसिफिक हीट सेम ही रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट इज इनडायरेक्टली 20 जूल पर किलोग्राम per degree Celsius once again, and hence we can just get the total amount of heat required will be actually 20 multiplied by 150 multiplied by 3, which actually happens to be ये 20 into 150 कितना हो गया 3000, और 3000 multiplied by 3 becomes 3000 joules in this way. Okay, 9000 joules. Okay, so 9000 joule, this much will be the heat required. तो मतलब हमको इतने हीट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इतने हीट का बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये जो कॉपर का सब्सटेंस जो जिसका मास 150 किलोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर अगर 3 डिग्री सेल्सियस से भी अगर हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको 9000 जूल्स इतना हीट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। एज एन अनदर एग्जांपल, सपोज वी कीप वाटर on the gas for boiling. Suppose ये जो है यहाँ पे हमने water रख दिया, and suppose that the amount of water taken here is, for example, 5 kilogram with respect to mass. Okay, and suppose that ये तुमको दिया हुआ है कि the specific heat of the water is given to be suppose 72, okay, kilocalorie per kilogram Kelvin or degree Celsius. It's okay. So suppose specific heat of water is already given to be 72 in this way, then can you find out if suppose the temperature of water is supposed to be increased from 30 degrees Celsius to
suppose 50 degree Celsius. So how much heat will be consumed by water? तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं ठीक से यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया है कि जो कि Q, that means the amount of heat required will be actually mass into specific heat into change in temperature, that is delta T we can say here. So in this case we can just get the same formula to be used here and get this Q is equal to M into S into delta T, where M is actually going to be 5 into specific heat of the water is going to be 72, and that is multiplied by the amount of change in temperature. Abhi change in temperature is from 30 to 50, matlab it will be 20 actually. So it will be 20, and hence we can just get this 7200, matlab 7200 किलो कैलोरी इतना हीट कंज्यूम करेगा वाटर जब वो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो भी 5 किलोग्राम वाटर। ठीक है, सो इससे हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है कि Q is equal to M into S into delta T. Actually this formula just comes from the definition of specific heat itself. What is the definition of specific heat? Actually it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius in this way. So this is the definition of specific heat, and from that we get this formula for heat. Remember, ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रख लो। अगर सपोज स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और हमको हीट निकालना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंड सपोज द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बट वी वांट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला so as to find out the specific heat. Okay, this is all about the specific heat. Now we can just talk about the units of specific heat. First of all, we'll just talk about the units of heat first of all. Okay, तो अगर हीट का यूनिट हम अगर बात करेंगे, यस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हीट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय Q and it has two sets of units. Okay, remember, one is the mechanical set of unit and the second one is the thermal set of units. सेट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि दोनों के अंदर SI यूनिट भी है और दोनों के अंदर CGS यूनिट भी है, याद रखो ठीक से। तो CGS यूनिट और SI यूनिट दोनों सेट है यहाँ पे। तो देखो मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ कि when the heat is considered to be form of energy, when the heat is considered to be form of energy, then we can just assign the unit of energy itself to the heat. So therefore we know that the energy is measured in joule and erg in case of SI and CGS system. So the same will be the units of heat in SI and CGS system here. So SI unit will be joule and CGS unit will be erg. But this set is actually called as the mechanical set of heat of unit of heat. Okay, remember. But there is another set called as the thermal set. Thermal मतलब क्या? जैसा कि मैंने last time भी बताया था कि in ancient times the heat was considered to be form of a liquid. एक liquid consider किया जाता था heat को, और उसकी वजह से उसको एक अलग यूनिट दिया जाता था और कंसिडर किया जाता था, और वो था किलो कैलोरी एंड कैलोरी. सो हियर इट इज किलो कैलोरी इज द SI यूनिट ऑफ हीट, और वी कैन से MKS यूनिट हियर, एंड CGS यूनिट विल बी एक्चुअली द कैलोरी ओनली. तो कैलोरी जो है वो यहाँ पे CGS यूनिट बन जाएगा. तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि मैकेनिकल यूनिट्स के अंदर, अगर मैकेनिकल सिस्टम अगर देखते हो तो देयर आर टू यूनिट्स, joule as well as erg. And if we just consider the thermal system, then we have the two units again, that is kilocalorie and calorie, no doubt. So here, and there is a conversion factor between all of these. So जैसे कि हमको पता है already कि 1 joule is actually equal to 10 raised to 7 erg, वो तो हमको already पता है बिल्कुल. But at the same time we must know the conversion factor between this kilocalorie and calorie here. वो भी हमको पता है कि 1 kilocalorie, जैसा कि हम जानते हैं किलो मतलब 1000. So therefore we can just understand that this 1 kilocalorie will be equal to 10 raised to 3 calorie. That means 1000 calories. Okay, so 1000 calorie constitutes 1 kilocalorie. किलो मतलब 1000. ठीक है. अभी और एक बात हमको याद रखनी है कि there is a relationship between this joule and calorie also. ठीक है, अभी हमने जूल का अर्ग के साथ रिलेशनशिप देखा,
फिर जूल का किलो कैलोरी का कैलोरी के साथ रिलेशनशिप देखा। अभी हम जूल का कैलोरी के साथ एक्सप्रेशन या रिलेशनशिप देखेंगे। वो है 1 कैलोरी इज एक्चुअली इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है हमको, ठीक है ना। So this is actually called as the mechanical equivalent of heat. What is this 4.2 called? It is also called as the mechanical equivalent of heat. तो हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब मीन्स अगर सपोज हम कैलोरी में हीट मेजर करते हैं, तो एक कैलोरी हीट कितने मैकेनिकल हीट के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर इक्विवेलेंट है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मीन्स 1 कैलोरी is equivalent to 4.2 joules of mechanical work done, and that's why we can understand this is the relationship between calorie and joules, remember। and even ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली अगर एक्यूरेट अगर फाइंड आउट करो तो वो 1 कैलोरी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमको मिलता है 4.18 जूल्स, रिमेंबर। और इससे भी ज्यादा एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं उसको। इट कम्स आउट टू बी 4.182 जूल्स। ओके, रिमेंबर दिस करेक्टली। सो दिस अभी इसमें क्या है ना कि न्यूमेरिकल के अंदर तुमको इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। Actually, the relationship between calorie and joule is already given in the numericals, but it may be given like 4.2 simply, or it may be like 4.18, or it may be simply 4.182 joules, no doubt। तो जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। और even we can just express kilocalorie also in terms of joules in this way, because we already have seen the relationship between kilocalorie and calorie। So अगर एक किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर है, तो फिर 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा, तो ये हम समझ सकते हैं। 1 किलो कैलोरी विल बी एक्चुअली 1000 कैलोरीज, राइट। एंड 1 कैलोरी इटसेल्फ इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। सो देयरफॉर 10⁻³ वैसे ही हमने रख दिया, और यहाँ पे कैलोरी के बदले अगर 4.2 डाल दिया और उसमें जूल में अगर उसको मेजर किया, तो हमको इसमें से मिल जाएगा कि 1 किलो कैलोरी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू वो। अभी ये देखो, ये 4.2 इंटू 10⁻³, तो उससे क्या होगा, देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 4200 बन जाएगा। So you can just understand that this 1 kilocalorie is actually going to be 4200 joule in this way, or we can just call it as 1 kilocalorie can also be written to be simply equal to 1080 joule, or more accurately we can just write it as 1 kilocalorie to be simply equal to 4182 joule in this way। All these relationships are just correct, no doubt। So ये सभी करेक्ट है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिंपली उनके बीच में बहुत छोटा छोटा ही डिफरेंस है। यहाँ पे 4200 है, यहाँ पे 4180 है, और यहाँ पे सिंपली 4182 है। All of them are just same only the difference is that the number of significant figures which we can include here. Here there are only 2 significant figures because it is correct up to 2 decimal places only. Here it is correct up to 3 decimal places, and here it is correct up to 4 decimal places. That means it is more accurate, and so on like that, nothing else। So ये हमको समझना है। This is all about the heat actually। ये पूरा हमने हीट के बारे में देखा। अच्छा, no doubt we can just convert calorie in joule also if you want। So जैसे कि हमको पता है 1 calorie in erg also, erg। So जैसे कि हमको पता है 1 calorie is actually 4.2 joule, right? And 1 joule is already seen to be equal to 10⁻⁷ erg, right? So if you want to convert calorie into erg, so we will have to do a simple calculation। That means 1 calorie will actually be equal to 4.2, and joule का मतलब क्या होता है 10⁻⁷ erg। So therefore it will be 10⁻⁷ erg in this way। Okay, तो अभी इस तरह से हमको ये मिलता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, एक्चुअली अगर इसको हमको एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे 6 जीरोस देने पड़ेंगे 42 के ऊपर। ये देखो, ये 42 वैसे ही रखा, 1 2 3 4 5 6, एंड देन वी कैन जस्ट से दिस विल बी इन erg, नो डाउट, लाइक दिस। ओके, तो दिस विल बी एक्चुअली द SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ दिस। तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हीट को एक्चुअली 4 यूनिट्स है। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है एक्चुअली, बट स्टिल वी हैव टू मेक इट crystal clear, we have to make it simple।
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या दिया जा सकता है वो हम नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए हमको ये सब चीजें पता होना जरूरी है, बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए तो वैसे तो हीट के लिए 4 यूनिट्स है। एक तो जूल है, फिर अर्ग भी है, फिर किलो कैलोरी भी है, और कैलोरी भी है। कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स? इन सब में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? कैन यू पुट द ऑर्डर इन द चैट बॉक्स फर्स्ट? थोड़ा सोच के बताओ, और चैट बॉक्स के अंदर डाल दो फटाफट। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑर्डर मतलब कौन सबसे बड़ा है? जस्ट लाइक जूल सबसे बड़ा है या अर्ग सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, और सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो ऐसा ऑर्डर अगर तुमको पूछा तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, बताओ फटाफट। देखो, सबसे पहली बात यह है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट? तो व्हाट डज इट मीन, कैलोरी बड़ा है या जूल बड़ा है? अब ये तो सबको आना चाहिए। देखो, 1 कैलोरी इफ इट इज इक्वल टू 4.2 जूल, दैट मीन्स नो आदित्य। यस कशिश, यू आर राइट। ओके, देखो सबसे पहले बात ये सोचो कि अगर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर है, तो इसका मतलब एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी हमेशा 4 जूल के बराबर है। ऑलमोस्ट 4 जूल के बराबर हो गया ना, 4 गुना ज्यादा हो गया वो। तो इसका मतलब जरूर कैलोरी जो है वो तो जूल से बड़ा हो गया, बिल्कुल। अच्छा, अभी जूल्स, जूल जो है वो तो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है, तो इसका मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा है अर्ग के हिसाब से। तो वी कैन जस्ट से दैट दिस जूल इज इटसेल्फ ग्रेटर देन अर्ग, नो डाउट। एंड एट द सेम टाइम कैलोरी इटसेल्फ इज लेस देन किलो कैलोरी, क्योंकि किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरीज। तो 1000 कैलोरी तो जरूर बड़ा हो गया कि नहीं? तो इसलिए किलो कैलोरी विल बी greater than calorie, which is greater than joule and which is greater than erg. Very good, Atharv, again. So we can see that this kilocalorie is greater than calorie, which is greater than joule, which is greater than erg. So this is the order in all these 4 units here. Okay, तो ये अच्छी तरह से याद रखो। ओके, तो अभी जैसा कि हमने यहाँ पे हीट का यूनिट के बारे में बात की, ठीक है? तो सेम वैसे ही हम अभी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। सी हियर, what can we talk about the units of specific heat now? See, if we just say specific heat, तो S उसको हम बोल सकते हैं। So what are the units of specific heat? It will also have 4 units, no doubt, just because heat itself have 4 units. अभी देखो specific heat का यूनिट कैसे निकालने का, उसका फॉर्मूला जो हमारे पास है ऑलरेडी। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये उसका फॉर्मूला है। अभी इसमें हम अगर हर एक का अगर यूनिट डाल देंगे तो उससे हमको इस स्पेसिफिक हीट का यूनिट मिल जाएगा। तो अगर हम एसआई सिस्टम में है, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे मैकेनिकल यूनिट और थर्मल यूनिट, दो अलग अलग यूनिट्स रहेंगे, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी हीट के ही दो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मैकेनिकल और थर्मल। तो अगर हमको एसआई सिस्टम में इस एसआई सिस्टम में स्पेसिफिक हीट का मैकेनिकल यूनिट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा जूल, फिर नीचे मास के बदले आएगा किलोग्राम, और फिर यहाँ पे डेल्टा टी के बदले आएगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन, नो डाउट। बेटर वी कैन राइट इट एज अ केल्विन। अच्छा, अभी इसमें केल्विन, ओके। अच्छा, इसमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आएगा या केल्विन आएगा, क्या समझते हो? एनीथिंग विल बी करेक्ट। वाई? बिकॉज सी, अगर सपोज हम 1 डिग्री सेल्सियस का अगर यूनिट निकालते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर का अगर यूनिट निकालते हैं, देखो ठीक से, तो चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट वो सेल्सियस में मेजर करो या में मेजर करो, वो सेम ही है। क्योंकि देखो डेल्टा टी का जो फॉर्मल वैल्यू है, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, अगर सपोज T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है सपोज, एंड सपोज द फाइनल टेम्परेचर इज सपोज मतलब T2, उसको हम बोल सकते हैं सपोज इट इज गोइंग टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। चलो 127 डिग्री सेल्सियस, ओके, 127 डिग्री सेल्सियस। yes, can you find out delta t value?
delta T can be found out to be simply T2 minus T1. So T2 minus T1 अगर करेंगे तो 127 degree Celsius minus 27 degree Celsius, which comes out to be almost 100 degree Celsius. Correct है? Okay. So change in temperature is nothing but 100 degree Celsius. Okay. Now, if we just try to find out this change in Kelvin, then how much it will be? Will it be different or the same? केल्विन में अगर मेजर करेंगे तो सेम आएगा या अलग आएगा? जरूर सेम आएगा. देखो कैसे. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इट इन केल्विन. सो अभी ये T1 जो है, इस T1 को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो. We know that Kelvin temperature is always 273 plus the Celsius temperature. So we can just convert this 27 as 27 plus 273, which actually comes out to be 300 Kelvin. Correct है? So ये बन गया Kelvin में. और similarly T2 can also be found out in Kelvin. That is going to be equal to, तो यहाँ पे 127 plus 273 अगर करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा actually 400 Kelvin, right? Yes. And then we can just try to find out this T2 minus T1, that is the change in temperature here, which is actually going to be 400 minus 300. So if we just work this out, then it comes out to be, अभी ये दोनों Kelvin में है, okay? तो 400 Kelvin minus 100 Kelvin, it comes out to be simply 100 Kelvin only. So that means the change in temperature comes out to be the same, even if it is taken in Celsius or in Kelvin. ये बात अच्छी तरह समझ में आएगा सबको? ठीक से एक बार कंफर्म करो. Okay, the change in temperature is always going to be the same, even if both of the temperatures are expressed in Celsius or both of the temperatures are expressed in Kelvin. In general, if we just try to find out the change in temperature in Kelvin, then what we can do is we can just get this first temperature T1, T2 minus T1 हमको करना होता है कि नहीं? तो ये T2 minus T1 हमको करना है सपोज. ठीक है, तो अभी T2 मतलब क्या है एक्चुअली? स्मॉल T2 प्लस 273. मतलब अगर स्मॉल T2 जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, फाइनल वाला, तो इसलिए उसको में 273 हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर मिलेगा. और T1 को भी हमको वैसे ही करना होगा. तो T1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो T1 will be actually small T1, that is Celsius temperature initial one, plus 273 again. So if we just work this out, then we can just be able to get this T2 plus 273 minus T1 minus 273. So that this 273 actually gets cancelled, and hence we can just be able to get this T2 minus T1. It's that simple. That means capital T2 minus capital T1 is going to be same as small T2 minus small T1, which means that the change in temperature delta T actually is going to be same as the change in temperature small t. Small t मतलब Celsius temperature और capital T Kelvin temperature. Okay, तो Celsius temperature के अंदर का change और Kelvin temperature के अंदर का change सेम ही होता है. हाँ, भले टेम्परेचर सेम नहीं होते, दोनों टेम्परेचर सेम नहीं होते. Initial temperature is different, final temperature is different, but if we, so far as we are talking about the change, we are going to get the same answer in both of these cases. And that's why here the Kelvin will also be correct और डिग्री सेल्सियस will also be correct, no problem. So इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा. यहाँ पे केल्विन भी रख दो तो भी चलेगा, या डिग्री सेल्सियस भी रख दो उसके बदले तो भी चलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द चेंज इन टेम्परेचर. सो चेंज इन टेम्परेचर डजंट चेंज even if we calculate it in Celsius or Kelvin, no problem. So therefore the first unit of this specific heat, no, Prashant is saying that the actual numbers obtained will be the same, not the units. See, numbers will be the same and units जो है यहाँ पे, अगर डेल्टा टी का जो यूनिट है तो डेल्टा टी अगर हम केल्विन में मेजर करेंगे, ठीक है, या डेल्टा टी को हम सेल्सियस में मेजर करेंगे तो दोनों सेम ही होंगे. ठीक है, यही मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर का जो है यूनिट भी सेम होगा, क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट है. ओके, हाँ, टेम्परेचर का यूनिट सेम नहीं है वो हमको पता है, नो डाउट. टेम्परेचर हैज टू डिफरेंट यूनिट्स, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, एंड नो वे वी आर गोइंग टू से दैट दिस केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल. लेकिन जहां तक चेंज इन टेम्परेचर का सवाल है, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर जब तक हम मेजर करते हैं तो उसको हम केल्विन में मेजर करें या डिग्री सेल्सियस में मेजर करें,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जहां तक चेंज इन टेम्परेचर का सवाल है, तो उसका यूनिट केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस हो, वो दोनों करेक्ट है, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर का है, इसलिए टेम्परेचर का नहीं है। ठीक है, जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, केल्विन इज डिफरेंट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस, नो डाउट, but where so far as the change in temperature is concerned, we can just say that this Kelvin or degree Celsius will be only same only। जैसे अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर हम यहाँ पे डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हैं, बराबर। तो इसलिए इस फॉर्मूला के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा टी का जो यूनिट है वो केल्विन भी हो सकता है या डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, नो डाउट। अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, जूल पर किलोग्राम एंड डिग्री सेल्सियस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर सपोज हम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो ठीक से, अभी पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, अब यहाँ पे ये जो टी है वो एक्चुअली टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमको इसको जरूर केल्विन में ही मेजर करना पड़ेगा। तो अगर हमको आर का यूनिट अगर निकालना है, तो आर विल बी मेजर्ड इन, ये पीवी का यूनिट होता है जूल, तो जूल पर मोल केल्विन ही रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमको केल्विन ही चाहिए, क्योंकि ये जो टी है यहाँ पे, वो टी एक्चुअली टेम्परेचर है, खुद टेम्परेचर ही है। इसलिए यहाँ पे आर के यूनिट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, आर के यूनिट के अंदर हमको जूल पर मोल केल्विन ही रखना पड़ेगा उसको, नो डाउट। यहाँ पे कभी भी डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। That means we want to find out the change in temperature here, right? So far as the change in temperature is concerned, so it doesn't matter whether we put as a Kelvin or we measure it in the degree Celsius. Okay, it doesn't matter. So therefore, here Kelvin will also be correct or degree Celsius will also be correct, because the value of 1 degree Celsius on Kelvin scale and Celsius scale is going to be the same. Only the difference is that the Kelvin scale just starts from 0 Kelvin, तो यहाँ से वो Kelvin scale start करता है, और यहाँ पे बीच में किधर तो भी हमारा सेल्सियस स्केल स्टार्ट करता है। लेकिन अगर देखो कि यहाँ से 0 केल्विन और 1 केल्विन के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस जो है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही होगा। तो अगर इसको हम 273 केल्विन बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, तो ये देखो ये 273 केल्विन, और उसके आगे जो होगा तो वो रहेगा एक्चुअली 274 केल्विन, राइट। सो अभी 273 केल्विन और 274 केल्विन, इन दोनों के बीच में का जो गैप है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में का जो गैप है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, एंड दैट्स व्हाई वी आर emphasizing here that the so far as it is change in temperature concerned here, so it doesn't matter whether we put it as a Kelvin or we measure it in the degrees, no doubt। okay, तो ये समझो इसको ठीक से। इसलिए ये सबसे पहला जो यूनिट हो गया इस स्पेसिफिक हीट का, तो वो है जूल पर किलोग्राम केल्विन और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, डजंट मैटर, बोथ आर ओके। बट इन केस ऑफ थर्मल सिस्टम, तो थर्मल सिस्टम में क्या आएगा, यहाँ पे जूल के बदले सिर्फ किलो कैलोरी आ जाएगा बस, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि हीट के बारे में थर्मल ऐसा यूनिट इज किलो कैलोरी, तो सो देयरफॉर हियर इट विल बी किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, करेक्ट है। ये हमारा बन गया यूनिट, थर्मल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके, नाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द सीजीएस यूनिट। ठीक है, इन बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स, मैकेनिकल एंड थर्मल। ओके, first of all just try to find out the mechanical CGS unit of specific heat। so उसके लिए यहाँ पे ये देखो बेसिक फॉर्मूला यही है, तो इसके अंदर हमको Q के बदले क्या डालना पड़ेगा, जरूर अर्ग डालना पड़ेगा, राइट। अर्ग पर यहाँ पे मास के बदले क्या डालना पड़ेगा, उसका CGS यूनिट जो हमको ऑलरेडी पता है कि ग्राम होता है। ठीक है, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, एंड इस डेल्टा टी, अभी डेल्टा टी का कोई CGS यूनिट तो है नहीं, सो जो MKS यूनिट है वही उसका CGS यूनिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी चल जाएगा या केल्विन भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, because after all it is a change in temperature, so therefore we can just get that this erg per gram Kelvin or erg per gram degree Celsius will actually be the CGS unit of the mechanical heat unit of specific heat। and thermal के बारे में अगर देखते हो तो thermal के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जहाँ पे हमने erg डाला था तो वहां पे हमको कैलोरी डालना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे मास के बदले तो ग्राम फिक्स्ड है
or change in temperature either Kelvin or degree Celsius, no doubt. So therefore it will be calorie per gram Kelvin. That's it. So this becomes actually the CGS thermal unit of specific heat. But see here, can you understand that these two units are just numerically same? ये दोनों जो units है, ये अगर इनका वैल्यू निकाल के देखो ठीक से, तो they are going to be exactly same. How can we prove? Just put it in the chat box. How can you prove that the units, CGS unit and SI unit of heat, specific heat in thermal system is same? See here, if you just try to derive the relationship between them, then kilocalorie, देखो ये दोनों यूनिट्स के बीच में हमको रिलेशनशिप ढूंढना है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? किलोकैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, राइट. और अभी इसमें इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं यहाँ पे किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1000 कैलोरीज, करेक्ट है? यस. देन अगेन किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है. और ये केल्विन जो है वो तो वैसे ही रहने वाला है. तो इससे क्या होगा कि ये जो 10⁻³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है? यस. सो 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? सिंपली वी कैन जस्ट से इट विल बी कैलोरी पर ग्राम एंड केल्विन which is there here already. तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल सिस्टम में स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों न्यूमेरिकली सेम है. ठीक है, न्यूमेरिकली सेम मतलब if you just try to derive the relationship or conversion factor between them, then we can just understand that 1 kilocalorie per kilogram Kelvin will actually be same as 1 calorie per gram Kelvin. Okay, समझा कैसे? We can just understand that this K and this K just gets cancelled. Okay, K का मतलब 1000, so इसलिए वो K का मतलब 1000 है, इसलिए ये K जो है वो कैंसिल हो जाएगा. दोनों तरफ से अगर K कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या? न्यूमरेटर में कैलोरी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये को. और यहाँ पे अगर K कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर का तो उसमें से सिर्फ ग्राम बचेगा, राइट. इसलिए ये ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन happens to be same as the 1 calorie per gram Kelvin. ये समझ सकते हो ठीक से? So these are the two units which are same, but these two units are not same. Okay, ये दोनों सेम नहीं है, तो उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 10⁻⁴ के आसपास आ जाएगा. ये 10⁻³ आएगा, नहीं 10⁻⁴ आएगा. देखो करेक्ट से, क्योंकि 1 जूल पर किलोग्राम केल्विन. If you want to convert it into erg, then we know that 1 joule is going to be 10⁻⁷ erg, right? तो ये तो हमने डाल दिया. और किलोग्राम मतलब कितना? 10⁻³ ग्राम होता है, तो इसलिए वो 10⁻³ ग्राम और केल्विन. तो यहाँ पे कैंसिल सब होके यहाँ पे 10⁻⁴ बचेगा इस तरह. और erg पर ग्राम केल्विन will be kept as it is, which is already present here. Okay, so इन दोनों यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 10⁻⁴ का है, याद रखो ठीक से. ठीक है. Yes, so we can just understand this correctly. So these are the different units of specific heat. Okay. Sorry. Okay, but the confusion doesn't end here. ठीक है, ये जो स्टोरी है तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है. थोड़ा हमको और डिटेल में जाना है और एक कंसेप्ट हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. देखो ठीक से, let us introduce another concept called as the molar specific heat. Okay, ये जो specific heat हमने अभी देखा, ये simply specific heat या उसको principal specific heat कहा जा सकता है, principal specific heat. But now we are going to see another type of specific heat. वो भी specific heat ही है actually, but we can call it as a molar specific heat. Yes. What do you mean by this molar specific heat now? Yes, इसको हम बोलेंगे ठीक तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल मतलब जिसमें मास इज टेकन एज ए रेफरेंस. ओके, बट मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? देखो ठीक से,
क्योंकि नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर वी कम अक्रॉस अ कंसेप्ट ऑफ मोल, राइट? मोल कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीखा है, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं कि गैस के बारे में मोस्टली मोल इज very much more important, and mole is always measured in terms of n. So number of moles is expressed in terms of n. So here if we take 1 mole of a gas, एक मोल अगर इस गैस का हम ले लेंगे यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर, not only gas but on any substance, suppose we consider it as a 1 mole, and the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius, that will be actually called as the molar specific heat here. Remember. Hello. Good evening. Yes, sorry. Okay, so this we have considered here. So basically, the molar specific heat is actually the amount of specific heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius. देखो बाकी सब कुछ सेम ही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो जिसको हमने मास बोला था, यूनिट मास बोला था, तो उसके बदले यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, बस खत्म, उतना ही डिफरेंस है बस. आई विल रिपीट द डेफिनेशन अगेन. सी if you just want to repeat the definition of this principal specific heat here, then we can just say that the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas. तो यहाँ पे क्या है, unit mass of a gas through 1 degree Celsius, okay, is called as the principal specific heat. Okay, but here if we just say it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas, or we can say unit mole of a gas or any substance, unit mole, ये उसमें difference है, through 1 degree Celsius again is actually called as the specific molar specific heat of that substance, and it is given by this formula. तो ये formula से वो निकाला जा सकता है. And if we just talk about its units, तो उसके यूनिट्स अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 4 यूनिट्स होते हैं, ठीक है. तो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट आल्सो, then we can just talk about the mechanical unit first, and then we can just talk about the thermal units here. So you can just say in SI system the mechanical unit of heat is joule, so it will be joule per, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा किलोमोल, जो कि एक्चुअली ऐसा यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का. अगर तुमने मेजरमेंट चैप्टर जो है स्टार्टिंग का, जो फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का, वो अगर ठीक से किया है तो तुमको फंडामेंटल यूनिट्स का लिस्ट था. तो उस फंडामेंटल यूनिट्स के लिस्ट में ये जो किलोमोल है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हियर, एंड दैट इज केल्विन एज इट इज. ओके, सो थर्मल सिस्टम में उसका यूनिट क्या आएगा, बिल्कुल फिर से किलो कैलोरी पर किलोमोल केल्विन. यस, एंड अगेन हियर इन दिस केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस में इसका मैकेनिकल यूनिट क्या होगा, तो वी कैन जस्ट से अर्ग पर मोल केल्विन, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे किलो मोल के बदले क्या आ जाएगा, मोल आएगा सिर्फ. ओके, केल्विन. और लास्ट जो थर्मल यूनिट सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कैलोरी पर ग्राम, सॉरी कैलोरी पर मोल केल्विन. दैट्स इट. So these will be the 4 units of this molar specific heat also. And again, we can just say that these 2 units are numerically same, because this K here will just get cancelled and we'll be left with calorie per mole Kelvin. Okay, so K cancel होगा. याद रखो ये K और ये K नहीं cancel होने वाला, क्योंकि ये K तो Kelvin का है ना, तो वो अलग है. But K मतलब 1000, तो किलो कैलोरी stands for 1000 calories and kilo moles stands for 1000 moles. And that's why this kilo will just cancel, 1000 will get cancelled, and that's why we can just be left with calorie per mole Kelvin to be equivalent to this kilocalorie per kilomole Kelvin. Okay, so this is actually the concept of molar specific heat here in this section. Okay, तो इसका भी पर्पस वही है, कंसेप्ट का जो पर्पस है, इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस है वो सेम ही है, that is to find out the amount of heat required before actually heating the substance. Okay, so that's all about these concepts. So let us continue the same part in the next lecture, tomorrow's lecture. Okay. Yes. Okay, one more thing.